हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। स्वागत है आपका स्टडी विथ अरविंद में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जिसमें आप सभी को प्रतिदिन 25 प्रश्न हल करवाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कला सहजानुभूति है। कला सहजानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है? तो कला सहजानुभूति है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? ऑप्शन ए हीगेल, बी कांट, सी क्रोचे, डी प्लेटो। तो कला सहजानुभूति है, यह कथन किस महान दार्शनिक का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन सी सही होगा, क्रोचे। क्रोचे ने कहा है कि कला सहजानुभूति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। और आज के प्रश्नों में अब जितने भी प्रैक्टिस सेट कराई जाएंगी आज से लेकर, सभी का जो है प्रश्न के बाद उसका डिटेल आंसर में बताया जाएगा और उपलब्ध कराई जाएगी आपकी प्रत्येक क्लास में। बेनेडिक्टो क्रोचे का जन्म 25 फरवरी 1866 1866 में इटली में हुआ था, जिनकी मृत्यु 20 नवंबर 1952 1952 में हुई थी। क्रोचे इटली के प्रसिद्ध आत्मवादी दार्शनिक थे। उनके अनुसार कला सहजानुभूति है। तो यह था पहले प्रश्न की व्याख्या। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको डिटेल मिलेगा। अब से सभी क्लासेज में जितनी भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, उसके एक प्रश्न के साथ साथ और भी कई सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। अरस्तु ने कला को कहा था। अरस्तु ने कला को कहा था। ऑप्शन ए प्रकृति की नकल, बी अंतःज्ञान, सी सत्य की अनुकृति, डी भाव की अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अरस्तु ने कला को कहा था प्रकृति की अनुकृति यानी प्रकृति की नकल। यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल देखते हैं। अरस्तु यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, जिन्होंने कला को प्रकृति की नकल कहा है या कला को प्रकृति का अनुकरण कहते हैं। यह किसका कहना है? अरस्तु का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की अनुभूति होती है। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की अनुभूति होती है, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किसका है? ऑप्शन ए भट्टनायक का, बी भट्टलोलट का, सी श्री शंकुक का, डी विश्वनाथ का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भट्टनायक का कहना है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है। यह सिद्धांत किनका है? भट्टनायक का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इस प्रश्न का भी डिटेल देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आपको डिटेल प्रत्येक प्रश्न के बाद बताया जाएगा। अब से यह सारी क्लासेज में ऐसे ही बताया जाएगा और आपके इस तरह से और भी कई सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। भाव व रस की प्रधानता के कारण ही राजस्थानी चित्रकला शैली आज संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि सच ही कहा गया है कि रस को परमानंद की प्राप्ति होती है। रस से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। यही भारतीय चित्रकला की आत्मा है, सौंदर्य है। प्रसिद्ध विद्वान भट्टनायक के सिद्धांत के अनुसार भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की मुक्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको चुनना है कि हंगेरियन आर्ट क्रिटिक कौन थे। ऑप्शन ए चार्ल्स कोरिया, बी चार्ल्स फेब्री, सी निकोलस रोरी, डी फेरिक कंजिंस्की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन डी, फेरिक कंजिंस्की जो है हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। अब इस प्रश्न का डिटेल भी देखते हैं। व्याख्या है इस प्रश्न की। हंगेरियन आर्ट क्रिटिक फेरिक कंजेंस्की थे। हंगेरियन नेशनल गैलरी समकालीन की धारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। किसका कथन है कि कला एक अभिव्यक्ति है? तो यह किसका कथन है कि कला एक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन ए प्लेटो, बी रस्किन, बी क्रोचे, सी रस्किन, डी टॉलस्टॉय। यह किसका कथन है कि कला एक अभिव्यक्ति है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। तो क्रोचे ने कहा है कि कला एक अभिव्यक्ति है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी, कला एक अभिव्यक्ति है। यह कथन क्रोचे का है।
यह प्रश्न जो है पीजीटी 2011 में पूछा जा चुका है। कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। क्रोचे इटली का एक आत्मवादी दार्शनिक था। उसने अनेकानेक विषयों पर लिखा जिसमें दर्शन, इतिहास, सौंदर्य शास्त्र आदि प्रमुख हैं। वह उदारवादी विचारक है। क्रोचे जो है एक उदारवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्लेटो, बी प्रोफेसर कॉलिंगवुड, सी हुसैन, डी कॉन्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोफेसर कॉलिंगवुड ने प्रिंसिपल ऑफ आर्ट नामक पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक 1938 1938 के लेखक रॉबिन जॉर्ज कॉलिंगवुड थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1889 में हुआ था। 1889 में हुआ था। ये इंग्लिश दार्शनिक तथा इतिहासकार और पुरातात्विक थे। कला के सिद्धांतों 1938 और मरणोपरांत प्रकाशित द आइडियल ऑफ हिस्ट्री, यह इनकी पुस्तकें हैं। अन्य पुस्तकें हैं जैसे कला के सिद्धांत 1938 में लिखी गई, मरणोपरांत यह प्रकाशित हुई थी, और द आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 सहित उनके दार्शनिक कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखने, प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शन ए सिंपोजियम, बी एस्थेटिक्स, बी क्रिटिक ऑफ जजमेंट, सी एस्थेटिक्स, डी एनियड्स। एक बार ऑप्शन फिर से देखते हैं। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। ऑप्शन ए सिंपोजियम, बी क्रिटिक ऑफ जजमेंट, सी एस्थेटिक, डी एनिडस। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सिंपोजियम जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्लेटो के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का देखते हैं व्याख्या डिटेल्स। रिपब्लिक एंड सिंपोजियम प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। ये यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सिंपोजियम और रिपब्लिक पुस्तक कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे तो सीधा सीधा आंसर होगा प्लेटो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का प्लेटो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी बाउमगार्टेन, सी हीगेल, डी टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बाउमगार्टेन ने एस्थेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एस्थेटिक यानी सौंदर्य शास्त्र दर्शन की एक शाखा है जिसके तहत कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। एस्थेटिको यूनानी भाषा का शब्द है जिससे एस्थेटिक की व्युत्पत्ति हुई। प्राचीन यूनानी दार्शनिक में प्लेटो की रचना हिप्पियाज मेजर में सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। रस का प्रमुख स्रोत है। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाट्य, बी विचार, सी सौंदर्य, डी आनंद। तो रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, नाट्य। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। रस उत्पत्ति को सबसे पहले भरत मुनि ने परिभाषित किया था। रस का अर्थ है दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति। चित्र में 9 रस दिखाई देते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में प्रथम दार्शनिक भरत मुनि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? ऑप्शन ए काव्य कला को, बी संगीत कला को, सी मूर्ति कला को, डी स्थापत्य कला को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हीगेल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है: काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। इसमें इन्होंने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला तथा वास्तुकला को सबसे निम्न श्रेणी में रखा है। तो हीगेल ने सर्वश्रेष्ठ कला किस कला को माना है? तो काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। और सबसे निम्न कला की श्रेणी में कौन सी कला को माना है? वास्तुकला को।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? शांत रस जो है पहली बार किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए भरत मुनि ने, बी वात्स्यायन ने, सी मार्कंडेय मुनि ने, डी अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अभिनव गुप्त ने शांत रस का सबसे पहले प्रस्तुत किया। शांत रस का सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? अभिनव गुप्त ने किया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। शांत रस को पहली बार अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व होता है? संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए एकता, बी सामंजस्य, सी संतुलन, डी अंतराल। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंतराल जो है संयोजन के सिद्धांत में यह तत्व नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चित्र संयोजन के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला सिद्धांत है पुनरावृत्ति, दूसरा सामंजस्य, तीसरा विरोध, चौथा अनुपात, पांचवा संतुलन, छठवां प्रभाविता, सातवां लय, आठवां एकता। अंतराल दृश्य कलाओं के मूल तत्व है। यह संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। जो अंतराल है इसे दृश्य कलाओं के मूल तत्व माना जाता है। यह जो है संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13। वसली क्या है? वसली क्या है? ऑप्शन ए तकनीक, बी माध्यम, सी कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल, डी शैली। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है। वसली जो है कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वसली कागज पर चित्रण हेतु उपयुक्त धरातल है। इसमें चित्रकार 3 या 4 कागजों को चिपका कर एक मोटा कागज तैयार करके उन पर गेरू के रंग से या कत्थई रंग से बुत्त बांधकर चित्र की सीमा रेखा को बनाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14। अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग यानी इंग्लिश वाटर कलर का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए विलियम ब्लेक, बी जॉन कांस्टेबल, सी लॉर्ड कर्जन, डी पॉल सैंडबी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी पॉल सैंडबी को अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन डी। पॉल सैंडबी को अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है। पॉल रॉयल अकेडमी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये अंग्रेजी मानचित्र बनाने वाली पानी के रंग में परिदृश्य चित्रकार थे। इनका जन्म 1725 में नॉटिंघम में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15। एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड सतह हो सकते हैं? ग्राउंड को सतह भी कहते हैं। तो एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड या सतह हो सकते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी अनगिनत। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एक ग्राउंड सतह पे एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड हो सकते हैं? तो 3 हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रश्न 2005 टीजीटी में पूछा गया था। एक पूर्ण चित्र में 3 ग्राउंड सतह हो सकते हैं, जो इस प्रकार हैं अग्रभूमि, मध्य भूमि और पृष्ठभूमि। इन्हें जो है ग्राउंड सतह कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16। बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है ऑप्शन ए तैल चित्रण में, बी पेस्टल चित्रण में, सी वास चित्रण में, डी बाटिक चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बाटिक चित्रण में बंधक प्रयुक्त किया जाता है। बंधक का प्रयोग जो है बाटिक चित्रण में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। यह प्रश्न भी टीजीटी 2005 में की परीक्षा में पूछा गया है। मोम लगाकर कपड़े रंगने की तकनीकी को बाटिक कहते हैं। बाटिक चित्रण में ज़्यादा क्रैक लाने के लिए पैराफिन वैक्स और बंधक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17। जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए?
तो एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। जलरंगीय यानी वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? ऑप्शन ए 8 बार, बी 10 बार, सी आवश्यकता अनुसार, डी 11 बार। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। वाश पेंटिंग जल रंगीय पेंटिंग को जल में आवश्यकता अनुसार डुबाना चाहिए। चित्रण की यह विधि बंगाल और जापानी शैली के चित्रकारों के सहयोग से विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? ऑप्शन ए चिकना, बी मध्यम, सी मोटा, डी पतंगी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोटा कागज पर मोटा जल रंग चित्रण में मोटा पोत का प्रभाव जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव मोटे कागज पर अच्छा उभरता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पोत का प्रभाव सबसे अच्छा किस पर उभरता है जल रंग चित्रण में? तो मोटे कागज पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोटा। जल रंग चित्रण का आरंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। इस विधि के पितामह पॉल सैंडबर्ग को माना जाता है। इस विधि में चित्रण हेतु मोटा कागज प्रयुक्त होता है जिसमें पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19। टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी तैल रंग, डी एक्रेलिक रंग। ऑप्शन एक बार फिर से देखते हैं। जल रंग, बी पेस्टल रंग, सी एक्रेलिक रंग, डी तैल रंग। तो टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग होता है। टेम्परा तकनीकी में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। चित्र बनाते समय रंगों में तैल तथा जलीय दोनों प्रकार के तत्वों से प्रयुक्त द्रव्य माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है। इसमें एक्रेलिक रंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? ऑप्शन ए अजंता म्यूरल, बी पहाड़ी पेंटिंग, सी बाग पेंटिंग, डी जयपुरी फ्रेस्को। तो एक बार ऑप्शन फिर से देखते हैं। ऑप्शन ए अजंता म्यूरल, बी बाग पेंटिंग, सी पहाड़ी पेंटिंग, डी जयपुरी फ्रेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी जयपुरी फ्रेस्को इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इटालियन चित्रों में फ्रेस्को बुनो पद्धति का प्रयोग हुआ है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी जयपुरी फ्रेस्को के समान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21। सामान्य पेंसिल में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी कार्बन, सी लोहा, डी हीरा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सामान्य पेंसिल में ग्रेफाइट सामग्री प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सामान्य पेंसिल के निर्माण में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। हीरा सबसे कठोर धातु है जिसका प्रयोग आभूषण निर्माण तथा कांच काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए जल रंग, बी टेम्परा, सी तैलीय, डी वाश। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लघु चित्रों का निर्माण जल रंग एवं तैल दोनों माध्यमों में किया जाता है। लघु चित्रों के इन्हीं रंगों को टेम्परा माध्यम में बनाकर चित्र में आकर्षक पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23। फ्रेस्को बुनो कौन सी पद्धति है? ऑप्शन ए सूखी, बी न सूखी न गीली, सी गीली, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ्रेस्को बुनो पद्धति जो है वह गीली पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फ्रेस्को चित्रण वह भित्ति चित्रण विधि है फ्रेस्को बुनो में गीली भित्ति पर चित्रकारी की गई या की जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24। जल रंग चित्रकारी किस पर उपयुक्त है? जल रंग चित्रकारी जो है वह किस पर उपयुक्त है? ऑप्शन ए लकड़ी पर,
बी हस्त निर्मित कागज़ पर, सी कैनवास पर, डी लेदर पर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हस्त निर्मित कागज़ पर जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 का व्याख्या देखते हैं। जल रंग चित्र एक प्राचीन विधि है जिसमें चित्र धरातल के लिए हस्त निर्मित कागज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सेबल हेयर ब्रश उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है और आज की श्रृंखला का आखिरी प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के किस साक्ष्य के कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए कांस्य और लेख, बी मूर्तिकला और गहने, सी क्रिटिक स्क्रिप्ट और तांबा, डी स्नान और घर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्क्रिप्ट और तांबा की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और यह प्रश्न जो है DSSSB में पूछा जा चुका है 2018 में। 29 सितंबर 2018 को जो पेपर हुआ था DSSB का, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता में स्क्रिप्ट और तांबा के साक्ष्य मिले हैं, इसी कारण इसे पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करिए जिससे हमारा हौसला बढ़े और आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।